अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हम पैराफ्रेसिंग करेंगे पोएम की। देखें स्टूडेंट, पैराफ्रेसिंग क्या होती है। पैराफ्रेसिंग से है जो है आप किसी भी पोएम को आसान कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि पोएम एक मुश्किल चीज़ होती है, इसे समझना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन अगर आपको जो है वो पैराफ्रेसिंग करनी आती है पोएम की, तो आप जो है वो किसी भी पोएम को ईज़ी कर लेंगे और उसे आसानी से समझ लेंगे कि उसमें क्या बात बताई जा रही है। तो स्टूडेंट आज जो है मैं आपको पैराफ्रेसिंग करना सिखाऊंगा पोएम की। और स्टूडेंट इसके आगे जो है हमें एक पोएम भी दी हुई है, तो वो पोएम भी जो है हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 जो है मैं आपको खोल के समझाऊंगा और पैराफ्रेसिंग भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े और आपको ये ज़िंदगी भर ये बात याद रहे कि पैराफ्रेसिंग क्या होती है और पोएम की किस तरह की जाती है। तो स्टूडेंट नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। तो अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए इस बुक के, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स जो हैं वो तमाम यूनिट्स के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के होंगे, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा और पेपरों में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आप जो है हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखें स्टूडेंट, पैराफ्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी इबारत को खोल कर बयान करना। यानी आपके पास कोई भी चीज़ है, चाहे वो मज़मून हो या कोई लिखाई हो या कोई भी आपको चीज़ दे दी जाए, चाहे वो पोएम ही क्यों ना हो, अगर आप जो है उसकी पैराफ्रेसिंग कर लेते हैं यानी उसको खोल कर बयान कर देते हैं, तो आप जो है वो ईज़िली समझ जाएंगे कि क्या बात उसमें बयान हो रही है। तो पैराफ्रेसिंग का मतलब होता है खोल कर बयान करना। तो पैराफ्रेसिंग अ पोएम देख लेते हैं, इसके जो हमें रूल्स बताए गए हैं किस तरह से जो है हमें पैराफ्रेज करना है एक पोएम को। पैराफ्रेसिंग कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड पोइट्री वेल। The 4 hours of paraphrasing can be very useful while paraphrasing a poem। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पैराफ्रेसिंग जो है आपको मदद करती है पोइट्री को अच्छी तरीके से समझने में। यानी जो आपको नज़म दी हुई होती है इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है पैराफ्रेसिंग। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको 4 आवर्स दिए हुए हैं, यानी ये जो आपको 4 आवर दिए हुए हैं ये स्टेप हैं कि किस तरह से आपने जो है वो किसी भी पोएम की पैराफ्रेसिंग करनी है। अगर आप ये 4 आर का मतलब समझ जाएंगे तो आप इजीली पैराफ्रेसिंग कर लेंगे किसी भी पोएम की। तो मैं आपको ये एक एक पढ़ के समझा दूंगा और ये आर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे पैराफ्रेसिंग करने में। यानी अगर पोएम को आप पैराफ्रेस करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, तो इन 4 आर के मुताबिक करेंगे। तो पढ़ लेता हूँ, सबसे पहला आर समझा देता हूँ। रीवर्ड। देखिए रीवर्ड से तो आपको मतलब ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि लफ्ज़ को तब्दील करना। अब लफ्ज़ को कैसे तब्दील करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। रिप्लेस वर्ड्स एंड फ्रेसेस विद सिनोनिम्स व्हाटएवर यू कैन। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि रीवर्ड्स का मतलब ये है कि आप जो है वो सिनोनिम्स का इस्तेमाल करें। यानी जो आपको हार्ड वर्ड दिया हुआ है पोएम में उसकी जगह ईजी वर्ड ले आएँ। यानी मायने सेम हो लेकिन वर्ड्स इजी हो। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा लॉन्गिंग। तो लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? तमन्ना, ख्वाहिश या आरजू। अब आप इसके लिए बहुत सिंपल वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ायर, या इससे भी सिंपल वर्ड इस्तेमाल करें तो विश। अब विश तो आपको पता है कि कितना इजी वर्ड होता है, इसका मतलब भी तमन्ना, ख्वाहिश। तो अगर आप पोएम के अंदर लॉन्गिंग का वर्ड तब्दील करके विश लगा दें तो आप जो है इजीली समझ सकेंगे कि क्या बात बयान हो रही है। और इसी तरह से आप फ्रेज़ को भी समझ सकते हैं, यानी जो जुमले लिखे हुए हैं उसको भी आप आसान कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग तो होते हैं लेकिन उनके मायने सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सब्लिकेशन। सब्लिकेशन हार्ड वर्ड है, शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन अगर इसके मायने देखें उर्दू में तो ये होते हैं दुआ के। अब दुआ के लिए आप सबसे इजी वर्ड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेयर। तो आप सब्लिकेशन का वर्ड हटा के प्रेयर लगा दें। ये आपने पैराफ्रेज कर लिया और आपने आसान कर लिया। तो रीवर्ड का मतलब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखें रीअरेंज का क्या मतलब है। देखिए रीअरेंज का मतलब है जो कि आपको कपलेट दिया हुआ है या स्टैंजा दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात आ गई कि स्टैंजा क्या होता है, कपलेट क्या होता है। देखें स्टैंजा जो है वो बंद को कहते हैं, यानी जो शेर जो कि 2 लाइन से ज़्यादा में लिखा हुआ हो, जैसे 3 लाइन 4 लाइनों में लिखा हुआ हो, तो उसे बंद कहा जाता है। और कपलेट
यानी जो नज़म का, शेर का, गज़ल का जो पहला मतला होता है, यानी नज़म का जो पहला शेर होता है उसे हम कपलेट कहते हैं, यानी मतला, जहाँ से जो है वो नज़म शुरू हो रही होती है। अब कोई भी नज़म आप पढ़ेंगे तो किसी न किसी शेर से तो शुरू होगी, ऐसा ही नहीं है कि बीच से ही शुरू हो जाए। अगर बीच से भी शुरू हो रही है तो पहले तो ऊपर कोई ना कोई शेर तो मौजूद होगा, तो उसे कपलेट कहा जाता है। अब देखें हमें किस तरह से अरेंज करना है, ये हमें इसमें पता चलेगा। Rearrange word within stanzas, couplets to make proper sentences. You can even rearrange the ideas presented within stanzas, couplets. देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो स्टैंजास और कपलेट्स को जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं, यानी आप जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हैं। उस देखें स्टूडेंट, मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि कपलेट की एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक शेर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो कि अल्लामा इकबाल की एक बहुत फेमस नज़म है। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, अब आप इसको इस तरह चेंज कर दें, रीअरेंज कर दें कि मेरी जो दुआ है, यानी जो मेरी ख्वाहिशात हैं, जो मेरे दिल में है, मैं वो ज़ुबान के ज़रिए से अपने अल्लाह तबारक व तआला से मांगता हूँ। वैसे आप दिल से भी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, लेकिन आप ज़ुबान से भी दुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने रीअरेंज कर दिया, यानी एक हार्ड चीज़ थी कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मैंने इसको आसान कर दिया कि जो भी मेरे दिल में ख्वाहिशात होती हैं, जो भी मुझे चाहिए होता है, मैं अपने अल्लाह ताला से मांगता हूँ, उसके सामने कहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया तो आपको बात समझने में आसानी रही और एक हार्ड चीज़ को आसान कर दिया। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ स्टैंजास को, कपलेट्स को आसान कर सकते हैं अपने लफ्ज़ों में, लेकिन मायने तब्दील नहीं करने। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखें रियलाइज़ का क्या मतलब है। रियलाइज़ का मतलब होता है कि जो आपको नाम दिया हुआ है, जो आपको डेट्स दी हुई हैं, आपने वो तब्दील नहीं करनी है और टाइटल भी तब्दील नहीं करना। तो पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। रियलाइज़ दैट सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, एग्जाम्पल नेम्स, डेट, टाइटल etc कैन नॉट बी चेंज बट यू कैन प्रेजेंट दैम डिफरेंटली इन योर पैराफ्रेज। देखें स्टूडेंट, आप इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो नाम दिया हुआ है, जो आपको डेट दी हुई है, आपने चेंज नहीं करनी है। यानी आपको अगर किसी इंसान का नाम दिया हुआ है अली, तो जो नाम पोयम में है अली, वही नाम आप जो है वो पैराफ्रेज में इस्तेमाल करेंगे अली। ऐसा नहीं है कि आप अली को हसन कर देंगे या हसन को अली। नाम तब्दील नहीं करेंगे, डेट तब्दील नहीं करेंगे, अगर पोयम में मौजूद है, नज़म में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि क्या चीज़ तब्दील नहीं करनी, ना नाम, ना नेम तब्दील करना है, ना डेट तब्दील करनी है, ना टाइटल तब्दील करना है। अब रीचेक कर लेते हैं। रीचेक के बगैर तो काम बनता ही नहीं है। देखिए रीचेक का क्या मतलब है। रीचेक का मतलब है दोबारा देखना कि आप देख लीजिए आपने सही किया है या नहीं किया, और कहीं मीनिंग्स तो तब्दील नहीं कर दी। तो पढ़ देता हूँ और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। चेक टू सी डैट द पैराफ्रेज कन्वेज द सेम मीनिंग एज द पोएम। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब आपने ये चेक करना है कि आपने जो पैराफ्रेज किया है उसके भी मायने वही हैं ना जो पोएम के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पैराफ्रेज करने के चक्कर में पोएम के मायने ही तब्दील कर दिए, यानी बात कुछ और हो रही थी, आपने कुछ और बयान कर दी। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बात पोएम में बयान हो रही हो वही आपके पैराफ्रेज में हो। पैराफ्रेज आपने करना है लेकिन मायने तब्दील नहीं करने। तो उम्मीद करता हूँ आप पैराफ्रेज समझ गए होंगे, पैराफ्रेजिंग अ पोएम क्या होती है, अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इसको जो है अपनी कॉपी में लिखते हैं, समझ लेते हैं सही तरीके से, तो आप जो है किसी भी पोएम को इजीली ट्रांसलेट कर सकेंगे। और हम लोग भी जो हैं, जैसे बड़े लोग हो गए जो बड़े लेवल पे पढ़ने वाले हैं, वो भी इसी तरह से पोएम्स को पैराफ्रेज करते हैं, यानी जो हार्ड वर्ड होते हैं उनके मायने देख लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 1 क्या कह रही है। पहले एक्सरसाइज नंबर 1 कराता हूँ, फिर एक्सरसाइज नंबर 2 कराऊंगा, और आपको मैं इस तरह कराऊंगा कि आपको इजी रहे समझने में। अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम। देखें ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, सामने आपको पोएम दी हुई है जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जब मैं आपको पोएम कराऊंगा तो ये वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा और बता दूंगा। तो ये काम जो है हमें पोएम के अंदर करना है। लेकिन एक काम और भी करना है, वो ये है कि वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। Look up these words in the glossary at the end of the book to see if you have
गैस द करेक्ट मीनिंग। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इसके आपने मायने जो है वो सोचने हैं, यानी इसके क्या मायने होंगे, और मायने जो है वो इंग्लिश में सोचने हैं और इंग्लिश में ही आपने लिखने हैं, उर्दू में नहीं लिखने हैं। इंग्लिश में आपने इसलिए लिखने हैं ताकि आपको जो है ये एमसीक्यूज़ में आएगा, यानी आपको जो है एक एमसीक्यूज़ दे दिया जाएगा सब्लिकेशन, और आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, तो आपने सेलेक्ट करना होगा कि सही एमसीक्यूज़ कौन सा है और इसके मायने क्या है। तो आपने इंग्लिश में ही इसके मायने करने होंगे, लेकिन मैं आपको उर्दू में भी करा दूंगा ताकि आपको मायने समझने में आसानी रहे कि सब्लिकेशन का मतलब क्या होता है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि दोस्त के साथ काम कीजिएगा, पार्टनर के साथ काम कीजिएगा, और मायने पहले खुद गैस कर लीजिएगा, उसके बाद जो है वो पीछे ग्लॉसरी में दिए हुए देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। तो मैंने ये किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट आपको जो है वो वर्ड्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने जो है यहाँ एक काम और ये किया है कि उर्दू में भी मायने लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि वर्ड्स के मायने क्या हैं। तो पढ़ देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लॉन्गिंग, देखें लॉन्गिंग का मतलब होता है तमन्ना, यानी किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, किसी चीज़ को चाहना कि जो आपको मिल जाए। डीप फेल्ट विश डिज़ायर, यानी इसमें भी यही कहा जा रहा है इंग्लिश में कि कोई चीज़ आप चाहें, किसी चीज़ को आप हासिल करने की कोशिश करें, या कोई चीज़ जो है आपकी तमन्ना हो कि वो आपको जो है वो मिल जाए। तो अब आप देख लेते हैं सप्लीकेशन के मतलब क्या होते हैं। देखिए सप्लीकेशन का मतलब होता है दुआ। अब दुआ तो आप इजीली समझ गए होंगे, दुआ जो कि आप अल्लाह तबारक व ताला से करते हैं और अपनी जो है वो चीज़ों को मांगते हैं जो कि आपको चाहिए हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम्बल रिक्वेस्ट या प्रेयर, या दुआ करना या जो है प्रेयर यानी दुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए तीसरा क्या है, स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग का क्या मतलब होता है, रौनक। अब रौनक क्या होती है, देखें एक रौनक तो वो होती है जो कि इंसानों के होने से होती है, और बहुत सारी लोग जो हैं वो चल फिर रहे होते हैं तो रौनक होती है। अब एक रौनक वो होती है जो कि रोशनी की वजह से फैलती है, जैसे सूरज है तो आपको हर तरफ रौनक नज़र आ रही होगी, यानी रोशनी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर जो है वो सूरज से मुराद है रोशनी। तो जब बहुत सारी लाइटें जलती हैं तो भी रौनक होती है। तो क्या हो रही होती है उस वक्त, शाइनिंग, यानी जो है चमक फैली हुई होती है, हर तरफ लाइट फैली हुई होती है। तो शाइनिंग इसके इंग्लिश में मायने होंगे। अटेन, अटेन का क्या मतलब होता है, अटेन का मतलब होता है हासिल करना। अब जैसे आपने सोचा कि आप जो है अपने एग्ज़ाम में 80% स्कोर करेंगे और आप जो है वो कर भी लेते हैं, तो आपने क्या किया, अटेन कर लिया, यानी हासिल करना, हासिल कर लिया। सक्सीड इन गेटिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाब हो जाना, तो ये हमारे पास अटेन होता है। अब देख लें 5 वाला क्या है हमारे पास। 5 वाला जो है स्टूडेंट हमारे पास वो है एलिगेंस। एलिगेंस का क्या मतलब होता है, जीनत। अब देखें जीनत एक हार्ड वर्ड है तो इसे आसान कर देता हूँ। जीनत का मतलब होता है खूबसूरती, यानी किसी चीज़ में बहुत खूबसूरती होना, किसी चीज़ को देखकर जो है हमें वो पसंद आ जाए, तो ये हमारे पास होता है जीनत। और खूबसूरती इसके आसान मायने है। और इसके देखें इसमें इंग्लिश में भी ये मायने है अट्रैक्टिवनेस, यानी किसी चीज़ को पसंद करना, उसकी खूबसूरती से मुतासिर होना। मौत, देखें मौत क्या होता है, मौत जो है वो परवाने को कहते हैं। परवाना जो है वो एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, जैसी ही वो रोशनी देखता है उसकी तरफ खिंचे चला जाता है, तो उसे हम परवाना कहते हैं। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, अ फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इज़ अट्रैक्टिव टू लाइट, एक ऐसा इंसेक्ट जो कि लाइट की तरफ खिंचता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। 7वां जो है वो है सपोर्टिव। सपोर्टिव का क्या मतलब होता है, मुआविन, यानी किसी की हिमायत करना, किसी की मदद करना। सपोर्टिव जो है वो सपोर्ट से ही निकला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिविंग हेल्प एंड सिंपैथी, यानी किसी की मदद करना, किसी को जो है वो सिंपैथी देना, यानी हमदर्दी देना। हम सिंपैथी का मतलब होता है हमदर्दी। अब देखें सफ़रिंग, सफ़रिंग का क्या मतलब होता है, तकलीफ़। अब तकलीफ़ किस तरह की, देखें तकलीफ़ जो है वो 2 तरह की हो सकती है, एक तो जहनी तकलीफ़ भी हो सकती है और एक जिस्मानी तकलीफ़। तो जहनी तकलीफ़ तो हमें नज़र नहीं आ रही होती, जिस्मानी तकलीफ़ हम देख सकते हैं, जैसे किसी को चोट लगी हुई है, किसी के हाथ पाँव से खून निकल रहा है, तो हम ये तकलीफ़ देख सकते हैं। तो सफ़रिंग का मतलब होता है तकलीफ़। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है पीपल हैविंग फिज़िकल और मेंटल पेन, यानी सफ़रिंग से मुराद पीपल जो है वो महसूस कर रहे हैं तकलीफ़, या तो उनके जिस्म में तकलीफ़ है या तो दिमाग में, यानी मेंटल पेन महसूस कर रहे हैं। अब मेंटल पेन से क्या मुराद है, दिमाग में दर्द होना, ये भी एक मेंटल पेन हो सकता है। लेकिन डिप्रेशन यानी किसी चीज़ को लेके परेशान होना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, ये भी जो है वो मेंटल पेन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हमारी ब्लैंक्स है, तो वो मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। नेक्स्ट पैराफ्रेज ईच कपलेट 2 लाइन्स इन अ पोएम ऑफ द फॉलोइंग फेमस
पोयम ऑफ अल्लामा इकबाल। द फर्स्ट कपलेट हैज़ बीन पैराफ्रेस्ड फॉर यू। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो इस कपलेट्स की, यानी जो यहाँ पे कपलेट्स मौजूद हैं, इसे आपने क्या करना है, पैराफ्रेस करना है। यानी यहाँ जो ब्लैंक्स मौजूद हैं इनमें आपने जो है वो पैराफ्रेस करके आसान करके चीज़ों को लिखना है। तो यानी आधा आपको लिख के दे दिया गया है, आधा आपने जो है लिखना है। और ये पोयम किसकी है? ये पोयम जो है वो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की है। तो स्टूडेंट, मैंने जो है ये ब्लैंक सॉल्व की है, तो मैं आपको करा देता हूँ और बता देता हूँ कि ये किस तरह से होगी। देखें स्टूडेंट, आपको जो ब्लैक से लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये ब्लैंक्स हैं जो कि हमें दी हुई थी और जो कि मैंने पुर की हैं, यानी जहाँ पर जो है मैंने चीज़ें लिखी हैं। तो मैं पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओ अल्लाह, आई प्रे डैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैडल। इसमें कहा जा रहा है कि ए अल्लाह, मेरी ज़िंदगी जो है वो एक शम्मा जैसी बन जाए। यानी शम्मा जैसी बन जाए, इससे क्या मुराद है कि जिससे मेरी ज़िंदगी से जो है लोगों को फ़ायदा हो। यानी जिस तरह से लाइट से लोगों को फ़ायदा होता है, लोग अपना काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं रोशनी की मदद से, तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी से भी लोगों को फ़ायदा हो और वो लोग जो है वो फ़ायदा उठाएँ। अब देखें इधर क्या कहा जा रहा है। थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड डार्कनेस वैनिश एंड वर्ल्ड स्पार्क विथ माई लाइट। इसमें यह कहा जा रहा है कि मेरी शम्मा से, यानी मेरी ज़िंदगी से जो दुनिया में अंधेरा है, यानी जो दुनिया में बुराइयां हैं, ये ख़त्म हो और जो लोग हैं और जो है दुनिया वो चमके। यानी जो दुनिया है वो चमके और जो दुनिया में बुराइयां हैं, अंधेरे हैं, वो मेरी वजह से ख़त्म हो। यानी मैं जो है वो दुनिया के लिए काम करूँ। तो दूसरे में हमें ये कहा जा रहा था। अब देखें तीसरे में क्या कहा जा रहा है। थ्रू मी माई कंट्री शुड प्रॉस्पर जस्ट लाइक अ फ्लावर एड्स ब्यूटी इन द गार्डन। देखें इसमें कहा जा रहा है कि मेरे ज़रिए से जो है वो मेरे वतन की जीनत बढ़े, यानी मेरे ज़रिए से मेरी कंट्री की जो है वो खूबसूरती बढ़े और वो जो है वो फ़ायदा हासिल करे। जैसे कि एक गार्डन में जो है वो फूल से खूबसूरती बढ़ती है। यानी आपने देखा होगा कि एक गार्डन है, यानी गुलशन है, बाग है, जहाँ पर फूल मौजूद है। तो अगर जितने ज़्यादा फूल होंगे गार्डन में वो उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप उधर जाएंगे, उसे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर गार्डन में फूल ख़त्म हो जाए तो आप क्या गार्डन जाएंगे देखने? बल्कि नहीं जाएंगे और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिस तरह से फूलों से जीनत होती है गार्डन की, यानी बाग की, तो इसी तरह से मेरे से, यानी मेरी ज़ात से जो है वो मेरे मुल्क को फ़ायदा हो और मेरे मुल्क की खूबसूरती बढ़े और मैं ऐसे काम करूँ जिससे मेरे मुल्क को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखें चौथा क्या लिखा हुआ है। आई प्रे डैट जस्ट लाइक माई लाइफ बी लाइक अ मौत एज दे आर अट्रैक्टेड टू लाइट एंड आई शुड लव द नॉलेज जस्ट लाइक अ मौत। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो परवाने जैसी हो जाए। यानी यहाँ पर जो है वो इंसेक्ट से तशबीह दी जा रही है, यानी एक तशबीह दी जा रही है इंसान को कीड़े से। अब कहा जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो परवाने जैसी हो जाए, यानी जिस तरह से परवाना फ़ौरन लाइट को देख के खिंचता है, उसकी तरफ बढ़ता है। अब वो सोचता नहीं है कि उसे लाइट की तरफ जाना है या नहीं जाना, जैसी लाइट नज़र आती है वो उसकी तरफ खिंचने लग जाता है। तो मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए कि मैं जैसे ही इल्म देखूँ, नॉलेज देखूँ और तालीम का ज़राए देखूँ तो मैं उस तरफ चले जाऊँ। यानी जैसे ही मुझे इल्म की जगह दिखे कहीं भी तो मैं उस तरफ बढ़े जाऊँ और इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करूँ और मैं जो है वो तालीम की तरफ रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप चौथा समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको तशबीह दी जा रही थी इंसेक्ट से कि हम जो है वो ऐसे हो जाएं जैसे कि एक परवाना होता है, जैसे वो रोशनी की तरफ खिंचता है तो हम जो है वो इल्म की तरफ खिंचें। ठीक है, पाँचवें में क्या कहा जा रहा है। आई प्रे डेट माई डीड्स शुड बी हेल्पिंग पुअर एंड लव ओल्ड एंड सफरिंग पीपल। इसमें कहा जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद हो कि मैं जो है वो पुअर यानी गरीब और जो परेशान लोग होते हैं और जो ज़ईफ़ होते हैं उनकी मदद करूं। अब देखें, मदद उन्हीं की जा सकेगी जो कि परेशानी में हो। अब आपको पता है कि अगर इंसान बुढ़ापे में है तो परेशान रहता होगा ज़्यादा, क्योंकि अकेला रहता होगा, बीमारियां रहती होंगी। अब अगर इंसान गरीब है तो भी परेशान रहता होगा पैसे ना होने की वजह से, और अगर तकलीफ़ में है, कोई बीमारी में है तो भी। तो उन लोगों की मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँ क्योंकि उन्हें जो है वो मदद की ज़रूरत होती है। छठे में देखिए क्या कहा जा रहा है। ओ गॉड कीप मी सेफ फ्रॉम ईवल वेज एंड शो मी द पाथ और डायरेक्शन टू द राइट वे।
यानी इसमें कहा जा रहा है कि ऐ अल्लाह मुझे जो है वो हर उस गलत रास्ते से बचाना जो कि गलत बुराई की तरफ जाता है। यानी ऐ अल्लाह मुझे हर बुराई के रास्ते से बचा ले और मुझे जो है वो अच्छे रास्ते पे रख और मैं जो है वो अच्छे काम करूं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। देखें यही जो पोयम है अब आगे हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, यानी इसके बाद जो वीडियो आएगी ये जो है हम पोयम पढ़ेंगे। इसमें जो है आपने पैराफ्रेज कर लिया चीज़ों को, लेकिन आप जो है अब इसकी पोयम पढ़ेंगे और वो पोयम जो है अक्सर आप अपने स्कूल की असम्बलियों में पढ़ते ही रहते होंगे और कभी ना कभी तो आपने सुनी ही होगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो ये जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये कंप्लीट होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तमाम चीज़ें कि किस तरह से क्या कहा जा रहा था और किस तरह से क्या बताया जा रहा था। अगर कोई गलती रह गई हो, कोई क्यूरी हो आपकी, या कुछ आपसे रह गया हो, या जो है आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको इससे फ़ायदा हुआ हो। और स्टूडेंट ये जो है आप दूसरों तक में भी शेयर कीजिएगा, अगर आप दूसरों में शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। और नोट्स के बारे में बता दूं कि नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। नोट्स जो है वो तमाम एक्सरसाइज के होंगे, तमाम यूनिट्स के होंगे। आपको जो है तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी नोट्स की मदद से। तो पुरानी वीडियोज़ भी देख लीजिएगा जो कि और भी आपको फ़ायदा देंगी, क्योंकि नोट्स भी जो है वो आपको जब भी फ़ायदा देंगे जब आप जो है वो वीडियोस देख चुके होंगे और चीज़ों को समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट नोट्स भी ले लीजिएगा और वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।